लॉयर भी हैं, एडवोकेट भी हैं यहाँ पर अंबर ज़ैदी। तो मैं आर्टिकल 14 जो है उसको भी समझना चाहूंगी यहाँ पर, और आर्टिकल 25 जो धार्मिक उसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझना चाहूंगी। और वो यूनिफॉर्मिटी जो यहाँ पर धर्मेंद्र यादव जी या दुष्यंत जी बोल रहे हैं कि इतना विशालकाय देश है, अलग अलग वो जो जनजातियों की बात कर रहे हैं, क्या वो यूनिफॉर्मिटी पॉसिबल है? देखिए, मैं यहाँ पर सबसे पहले जो आपने संविधान की बात की, मैं उस पर बात करती हूँ। हमारा देश का संविधान कहता है कि हर एक नागरिक बराबर है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या किसी भी लिंग का हो। तो सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि अगर हमारा संविधान ये इंश्योर करता है तो फिर हम आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, तो उसमें यह है कि हमारे देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए थी। आपने बात की नागर साहब ने कि इतने वर्ष से जब हमारा देश आज़ाद हुआ और संविधान बना, तो ये संविधान निर्माताओं का ये मंशा थी कि इस देश में लागू होना चाहिए, बट लागू नहीं हुआ क्योंकि उस समय हमारा देश समान नागरिक संहिता के लिए तैयार नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है कि 76वें वर्ष में भी जो संविधान कहता है, क्योंकि संविधान के जो प्रोविजन जिनकी आपने बात की ये आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। जब हम राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं तो हमारे पूजा पद्धति, रिचुअल्स, उसकी आजादी है, और इससे हमारे सिविल राइट्स पे जो हमारा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो हमारे सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कि इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन हमारे सिविल राइट्स एक जैसे होने चाहिए। जैसे कि भारतीय दंड संहिता है, चाहे हिंदू है मुसलमान हो, लेकिन सबको जो भी दंड होता है, जो भी अपराध के लिए, वो समान मिलता है। तो आप हिमानी है, मैं अंबर, उसकी वजह से हमारे अलग अलग नहीं हो सकते, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं और हम दोनों के एक जैसे सिविल राइट्स होने चाहिए। लेकिन ये इनजस्टिस भारत की महिलाओं के साथ होता है और बच्चों के साथ होता है, चाहे उनकी हम बात करें, शादी की बात करें, तलाक की बात करें, तलाक के बाद गुजारे भत्ते की बात करें, इनहेरिटेंस की बात करें, गार्डियनशिप की बात करें, इस तरह के जो अधिकार हैं वो सीधे सीधे महिलाओं और बच्चे जिससे मुतासिर होते हैं उनकी बात है। और खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, मैं मुस्लिम महिलाओं के साथ वर्षों से काम करती आ रही हूँ। ट्रिपल तलाक पे मैंने वर्षों काम किया, ग्राउंड पे अलग अलग देश के राज्यों में गई, मेरे पास डॉक्यूमेंटेड रियल स्टोरीज हैं, केस स्टडीज, जिनमें महिलाओं के साथ आज भी मेरे पास देश के कोने कोने से कॉल आते, इनहेरिटेंस नहीं मिल रही, महिला अगर विधवा हो गई तो उसके ससुराल वाले उसको और उसके बच्चे को कोई खर्चा, गुजारा भत्ता, कोई जायदाद में हिस्सा नहीं देते। महिलाओं की इस देश में, मुस्लिम महिलाओं की कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कोई इनहेरिटेंस नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये मुस्लिम महिलाएं और इस देश की हर महिला ये अधिकार डिजर्व करती हैं कि भारत का संविधान वो उस सुरक्षा को इंश्योर करे। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई भी विविधताओं की वाली बात नहीं है। हिमानी, एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगी। विविधताओं के नाम पर हम जो महिलाओं के साथ जो दुराचार हो रहा है उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी बात है। और यही लोग जब CNRC की बात चल रही थी तो ये लोग कह रहे थे कि आप धर्म के आधार पर कैसे अलग अलग कर सकते हैं। यूनिफॉर्मिटी की बात होती है तो कहते हैं कि आप एक कैसा कर सकते हैं। तो भाई आप चाहते क्या, यूनिफॉर्मिटी चाहते क्या है? बिलाल खान साहब ये बता दीजिए, दिक्कत कहां पर है? कहा जाता है कि सरकार भेदभाव करती है। जब समान अधिकार की यहां पर बात कर रही है, कानून की यहां पर बात कर रही है, तो उसमें भी दिक्कत है। यही तो चाह रहे थे ना, तो यही तो कर रही है सरकार भी। देखिए, हमें इनकी नीति और नियत में खोट नजर आता है। हम इस कानून से कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं, हम सुनिए मैं बता दूं किस तरीके से कर्नाटक के अंदर इन्होंने ये बात करी, वहां पे तमाचा पड़ा। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने वहाँ यूसीसी लाने की बात करी, वहाँ इन्होंने रिजेक्ट किया। 2 स्टेट में इन लोगों को ये डर क्यों लगने लगता है? यूसीसी का नाम आते ही ये डर है, जैसे डर फैला देते हैं। के बाद अब इनकी सरकार 2 स्टेट में जा चुकी है, इनको बौखलाए हुए यूसीसी। ये हमारे महिलाओं को हमारे धर्म के अंदर इजाजत है, मिलता है। आर्टिकल 29 के अंदर आप पढ़ लीजिए किस तरीके से हमारे मुस्लिम आर्टिकल 29, आर्टिकल 25 इसमें सारे अधिकार हैं, लेकिन जानबूझ के इसको डाइवर्ट करने के लिए कोई मुद्दा नहीं होते। यूसीसी का कानून, उसके बाद लॉ बोर्ड और जो धार्मिक इंस्टीट्यूशन है उनके हवाले छोड़ दिया जाता है, जो कि मुस्लिम महिलाओं के साथ भारत की सरकार नाइंसाफी करती है। और ये नाइंसाफी खत्म होगी, करना चाहते हैं आप लोग। हम समझ चुके हैं आपकी राजनीति। भाई आपकी कौन सी राजनीति, किस राजनीति की बात करें? मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बात आपको राजनीति नजर आती है? शर्म कर लीजिए, आप एक मुसलमान हैं और इस देश के नागरिक हैं, लॉयर भी हैं, और आपके घर में भी बहन बेटियां होंगी। तो इस तरह की बातें मत कीजिए। 2024 के अंदर इलेक्शन आ रहा है। अच्छा, टाइमिंग पे आपको अच्छा, मतलब आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई दिक्कत नहीं है। हर बात को 24 से जोड़ लेना है, हर बात को 24 से जोड़ लेना है। जब 370-35 से हटाने की बात हुई, तब भी इसी तरह से कहा गया था ना, खून की नदियां बह जाएगी। डराने का काम कहा गया था, राम मंदिर पेशा बन गया इन लोगों का, ये पेशा बन गया। धरना कीजिए, डराइए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचे।
अगर कोई महंगाई की बात करता है यूसुफ पर आगे, अगर कोई नहीं बचा है, रोजगार मांगता है, फिर लव जिहाद का कानून लेकर आगे, ये है कि आपका नजरिया, ये है आपका जो आप देश में देना चाहते हैं लोगों को रोजगार। सभी चुनाव में हम इसको मुद्दा बनाकर लेकर आए हैं। ऐसा आपको आपके मुद्दे हिंदू मुसलमान, हम तो कह रहे फाउंडेशन डे से, आपके बताइए फाउंडेशन डे से नमाज आपका मुद्दा है, अजान आपका मुद्दा है, वक्फ बोर्ड आपका मुद्दा है, और क्या मुद्दा है? 370 पे, और हम कहते थे इस देश में एक विधान, एक प्रधान और एक संविधान, ये तो नारा हम आज से नहीं दे रहे, अब आपको सुनाई दे रहा है, तो मुझे लग रहा है कि दिक्कत है। तीसरी बात, कांग्रेस के हमारे मित्र ने एक सवाल पूछा, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहा, बड़ा हेल्दी डिबेट होना चाहिए। ये राय इसीलिए तो मांगा गया है कि अगर किसी आदिवासी समाज को, किसी जनजाति समाज को, या किसी भी समाज को, मैं तो कह रहा हूं यहाँ जितने सभ्य समाज हैं भारत में, अगर किसी को कोई दिक्कत है, सबसे चर्चा करके जो आम राय बनेगा, उसी आम राय के आधार पर ड्राफ्ट तैयार होगा और सबके लिए।